नमस्कार दोस्तों, अभिवादन स्वीकार करिए अपने छोटे भाई बेटे शुभचिंतक का। दोस्तों, मैं संजय सिंह राणा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय सर्वधर्म पार्टी, पूर्व प्रत्याशी 35 लखनऊ लोकसभा, पूर्व प्रत्याशी 172 उत्तर विधानसभा लखनऊ, अपने इस लाइव प्रोग्राम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ आज खत्म होने वाले इस वर्ष 2023 और आने वाले नए वर्ष 2024 को लेकर आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मेरे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा जाति धर्म से ऊपर उठकर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की भावना से ऊपर उठकर, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की भावना से ऊपर उठकर, अपने पराये से ऊपर उठकर, छोटे बड़े से ऊपर उठकर, निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर पिछले 13 वर्षों से मानव कल्याण के लिए देश के 140 करोड़ हिंदुस्तानी भाइयों को देश के प्रति उनके कर्तव्यों से अवगत कराने के लिए व उन्हें उनके अधिकारों को ससम्मान दिलाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं। और ऐसा हो, इसके मार्ग को प्रशस्त करने के जो मुख्य मार्ग हैं उन पर सरकार का ध्यान आकर्षित कराने की चेष्टा कर रहा हूं। और आप सभी जानते हैं, किसी भी देश का विकास शिक्षा के अभाव में संभव नहीं होगा, चिकित्सा के अभाव में संभव नहीं होगा, न्याय के अभाव में संभव नहीं होगा और रोजगार के अभाव में भी संभव नहीं होगा। और हमारे भारतवर्ष की विडंबना देखिए कि यही चारों क्षेत्र, शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, रोजगार, चाहे वह सत्ताधारी पार्टी हो, चाहे अन्य क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां हो या केंद्र की विपक्ष की पार्टी हो, किसी के भी राजनीतिक एजेंडे में नहीं है। कोई भी अपनी घोषणा पत्र में शिक्षा को आम जन तक पहुंचाने की, अर्थात मुफ्त करने की बात नहीं करता है। कोई भी राजनीतिक पार्टी, सत्ताधारी और विपक्ष, चिकित्सा को पूरी तरह से निःशुल्क करने की बात नहीं करती है। न्याय दिल उपलब्ध कराने की बात तो इनके द्वारा कदापि कही नहीं जाती है। और रोजगार पे थोड़े बहुत झूठे आश्वासन दिए जाते हैं, लेकिन वह सिर्फ ऊंट के मुंह में जीरा साबित होता है। और जब हमारे युवा भाई रोजगार की बात करते हैं, रोजगार के लिए आंदोलन करते हैं, सरकार को उनके द्वारा किए गए घोषणा पत्र, वादों पर उनका ध्यान केंद्रित कराने के लिए एक संदेश देना चाहते हैं, तो उन्हें मिलती हैं तो लाठियां। और ऐसा कर हमारी सरकार अपनी संवेदनहीनता, नाकामी और आम जन की उपेक्षा की भावना को दर्शाती है। मेरे साथियों, आज हम जिस मुद्दे पर आए हैं उस पर हम बात करेंगे। आज हम यहाँ इस मुद्दे पर आए हैं कि हमारी सरकार के द्वारा देश के लोगों के खिलाफ उनकी उपेक्षा की जा रही है, वह बहुत ही गंभीर मुद्दा है। हमारे देश में जिस प्रकार हमारी देश की सत्ताधारी पार्टी और पूर्ववर्ती सत्ताधारी पार्टियां भी अपने वोट बैंक को लेकर के छोटे तबके को लेकर को नज़रअंदाज कर रही है, उन्हें उनके अधिकारों से वंचित कर रही है, उन्हें संसाधन विहीन कर रही है, वह चिंता का विषय है। क्योंकि हम पहले ही कहे, हम सर्व समाज की बात करने आए हैं, संपूर्ण भारतीयों के अधिकारों की बात करने आए हैं। इसमें किसी का भी अहित नहीं होना चाहिए, चाहे वह किसी भी
क्षेत्र का हो, चाहे जाति का हो, चाहे संप्रदाय का हो, चाहे जिस भी भावना के प्रति उसकी आस्था हो। तो आज हम यहाँ बात करने आए हैं खासकर हमारी सरकारें SC ST, अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग और अन्य को तो हमेशा प्रलोभन देती चली आ रही हैं, क्योंकि हमारी सरकार मानव हित की बात नहीं करती है। हमारी सरकार अपने वोट हित को ध्यान में रख करके अपना उल्लू सीधा करती है, और यही सभी राजनीतिक पार्टियों का ध्येय बन चुका है, उद्देश्य बन चुका है। और आज हम बात करेंगे समाज में सबसे उपेक्षित उस समाज की जिसकी आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा उपेक्षा की गई है। यहाँ किसी भाई को हमारी इस बात पर ऐतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश तभी मजबूत होगा जब सभी को लेकर के मजबूत लाठी तैयार की जाएगी। देश के किसी भी वर्ग को अगर असमानता की नज़र से देखा जाएगा, हे की नज़र से देखा जाएगा, उसकी उपेक्षा की जाएगी, तो हमारा देश गृह युद्ध की आग में झुलसेगा, जैसा कि आज झुलस रहा है। आप देख रहे हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, जैनिस्ट की भावना हमारे देश में प्रबल हो रही है। मेरे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं आखिर क्यों हमारे संविधान ने मैं सवर्ण की बात कर रहा हूँ, सवर्ण समाज जिसे जनरल कैटेगरी का संबोधन संवैधानिक दृष्टि में दिया जाता है, आज मैं उस पर बात करने आया हूँ। क्योंकि अन्य पर तो मैं बात शुरू से करता चला आया हूँ, लेकिन मैं इस समाज पर भी, इस समाज के लोगों को भी थोड़ा आगाह करना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए सरकार पर आंख मूंद करके भरोसा करना छोड़कर अपने बच्चों के आने वाले भविष्य के प्रति उत्तरदायी बने। क्योंकि अगर किसी का सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है हमारे इस आज़ाद भारत में मौजूदा समय में, तो वह सवर्ण समाज है, जनरल कैटेगरी है। जनरल कैटेगरी को हमारी सरकार के द्वारा कहीं से भी किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। आप कहीं में ले लीजिए, नौकरी में ले लीजिए, परीक्षा में ले लीजिए, आप कोई सरकारी योजना का लाभ लेने में ले लीजिए, या अभी अन्य कोई भी ऐसा सरकार का प्लेटफार्म हो जहां अन्य की भांति सामान्य श्रेणी को, जनरल कैटेगरी को भी सुविधाएं प्राप्त हो रही हो। ज़्यादा दूर की बात मैं नहीं करूंगा। अभी आप कोई सरकारी आवेदन करने जाइए, लोन लेने जाइए, तो जनरल कैटेगरी में अगर सरकारी सब्सिडी अगर होगी तो ना के बराबर होगी, जबकि यही अल्पसंख्यक, पिछड़ा, SC ST की बात करें तो 30 से 35% तक सब्सिडी इनको मिलती है। लेकिन जनरल कैटेगरी को मैं ये सरकार की इस मंशा पर सवाल प्रश्न चिन्ह करना नहीं आया हूँ, बल्कि सरकार का ध्यान उस बिंदु की तरफ आकर्षित कराने आया हूँ कि इस कैटेगरी के अंतर्गत भी ऐसे लोग हैं जो पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से भी बद से बदतर जीवन जी रहे हैं। फिर इनके साथ ये उपेक्षा क्यों? ऐसे में सरकार कहेगी या हमारे सरकार के चाहने वाले कहेंगे हमारी सरकार ने उनके लिए EWS 10% लाया। तो मेरे साथियों, क्या EWS का जो दायरा हमारी सरकार ने
बना रखा है उस पर EWS का लाभ उन्हें मिलेगा, अर्थात 1000 स्क्वायर फीट से अधिक मकान नहीं होना चाहिए, खेत नहीं होना चाहिए, 8 लाख से ज़्यादा कमाई नहीं होनी चाहिए। तो 8 लाख की कमाई तो मैं मान सकता हूँ बहुत बड़ी होती है। 1 लाख भी कमाने वाले हमारे EW सामान्य श्रेणी में मुश्किल से नहीं लाखों की श्रेणी में है, लेकिन फिर भी उनका मकान 1000 स्क्वायर फीट से तो ज़्यादा ही होगा, क्योंकि वह उनको पुरखों को द्वारा या उन्होंने अपना खुद का बनाया होगा। क्या 1000 मकान अगर हो गया तो EWS की श्रेणी से बाहर हो गए? आप कचहरी में चले जाइए, प्लाट की रजिस्ट्री अगर 1000 स्क्वायर फीट आप लगाएंगे तो आपका EWS नहीं बनेगा। उनका सीधा सा कहना है 500 से 800 850 के बीच होना चाहिए। यही एक वजह रिजेक्शन का काफ़ी है। तो मेरे साथियों, मैं यहाँ अपनी सरकार को और अपने उन सवर्ण भाइयों को, सामान्य श्रेणी के भाइयों को इतना बताना चाहूँगा कि आप जाति धर्म की राजनीति छोड़ करके अपने बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा, न्याय व रोजगार की बात करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा शिक्षा चिकित्सा की आवश्यकता, सबसे ज़्यादा शिक्षा की आवश्यकता यही सामान्य श्रेणी के लोगों को होती है, क्योंकि यह औरों की भांति जीवन नहीं जी सकते। मेरे साथियों, हमारी इस बात को अन्यथा मत लीजिएगा। सत्य को कभी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, और आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा सच्चाई को पूरी दृढ़ता से रखने का आदी है। परिणाम चाहे जो कुछ हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात, अपने इसी वीडियो के माध्यम से मैं अपनी सरकार को पुनः अवगत कराना चाहूँगा। अभी 2023 में हमारी सरकार ने सड़क दुर्घटना को लेकर के जो बिल पास किया है, वह पूरी तरह से गरीब परिवारों को, खासकर ट्रांसपोर्ट व्यवसाय और ट्रक ड्राइवरों से पर अन्याय है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था बिना ट्रकों के सोची भी नहीं जा सकती है। विकास की तो बात ही छोड़ दीजिए, अगर ट्रक के पहिए एक हफ्ते थम जाएं तो हमारी सरकारों की कुर्सियां हिलने लगेंगी। लेकिन इन सब के बावजूद हमारी सरकारों की तानाशाही सिर्फ इस बात से बढ़ी हुई है कि हमारे देश की जनता मंदिर के नाम पर, सरकार के शेख चिल्ली के दिखाए दिवा स्वप्न के नाम पर, सरकार के झूठे वादों के नाम पर, सरकार की गुमराह करने की प्रवृत्ति के नाम पर हम भ्रमित होकर के सरकार के पीछे अर्थात भाजपा के पीछे भेड़ चाल में चल रहे हैं। यही उसके विश्वास का, उसकी दृढ़ता का मूल मंत्र है कि हमारी सरकार सोच रही है कि हमारे देश की जनता तो हमारे साथ है, हम कुछ भी करेंगे, हमारे देश की जनता हमारा साथ देगी, वह हमें एक बार पुनः 2024 में सत्ता नसीब करेंगी। तो मेरे साथियों, बिल्कुल करिए। राम मंदिर बन रहा है, यह हम समस्त भारतीयों के लिए गर्व की बात है, लेकिन उस राम मंदिर के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब इस राम मंदिर के मुद्दे को से ध्यान हटा करके हमारी सरकार को ध्यान शिक्षा पर, चिकित्सा पर, न्याय पर केंद्रित करना चाहिए, रोजगार पर केंद्रित करना चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता है हमारी सरकार का ध्यान इन चीज़ों पर है? कहीं नहीं है, क्योंकि हमारी सरकार अगर इन चीज़ों पर ध्यान देगी तो शिक्षा माफियाओं से इनका फंड बंद हो जाएगा, चिकित्सा माफियाओं द्वारा इनको दिया जाने वाला फंड बंद हो जाएगा। मेरे साथियों, सबसे ज़्यादा फंड इन्हें यहीं से आता है, क्योंकि 3 का 13 इनके द्वारा हमसे वसूला जाता है, शिक्षा माफिया और चिकित्सा माफिया के द्वारा।
तो मेरे साथियों, हम बात कर रहे थे 2000 में पारित रोड एक्सीडेंट में बिल पर, जो ट्रांसपोर्टर और ट्रक चालकों पर पूरी तरह से अन्याय है। अर्थात इस प्रकार हमारे देश के करोड़ों ट्रक ड्राइवरों का जीवन यापन दूभर हो जाएगा। एक्सीडेंट को रोकने की सख्त रोकथाम होनी चाहिए। सरकार का ध्यान एक्सीडेंट पर केंद्रित करना चाहिए, न कि ट्रक ड्राइवरों पर को 10 साल के लिए जेल भेजने के पर नियम लागू करना चाहिए, कानून लाना चाहिए। अगर सभी जानते हैं, हमारी सरकार को शायद ध्यान न हो, क्योंकि वह चांदी का चम्मच लेकर के सोने वाले लोग हैं। ट्रक ड्राइवर जो बनता है, अर्थात उसको किसी प्रकार की कहीं से भी आय का कोई साधन नहीं है, वही व्यक्ति जाकर ट्रक ड्राइवर बनता है, जिसे खाना बदोश जीवन व्यतीत करना पड़ता है। उसके ना तो खाने का टाइम है, न सोने का टाइम है, न उठने का टाइम है, न बैठने का टाइम है। अर्थात जैसे हमारे आदि मानव थे, खाना बदोश जीवन व्यतीत करते थे, हमारा ट्रक ड्राइवर वही जीवन व्यतीत करता है। और ट्रक ड्राइवरों पर ऐसा अन्याय सरकार का यह पूरी तरह से न्याय संगत नहीं है, अन्याय है। हमारी सरकार को इसे तुरंत वापस लेना चाहिए। दुर्घटना को रोकने की पहल होनी चाहिए। ट्रक ड्राइवर जानबूझ करके एक्सीडेंट नहीं करता है। हमारे ट्रक ड्राइवरों को सरकार के द्वारा किसी प्रकार की सहूलियत नहीं दिखाई जाती है। हाईवे पर कहीं पार्किंग नहीं है। अगर हाईवे पर ट्रक ड्राइवर माल लोड गाड़ी खड़ी कर देता है, रास्ता कट जाता है, तो झेलना मोटर मालिक को, ट्रक ड्राइवर को पड़ता है। पुलिस में कहीं हमारे ट्रक ड्राइवरों की कंप्लेंट नहीं लिखी जाती है, उल्टा ट्रक ड्राइवरों को पुलिस प्रताड़ित करती है कि तुमने रास्ता काट करके बेच दिया होगा। हमारे थानों में गरीबों की FIR नहीं लिखी जाती है। कहीं ट्रक ड्राइवरों के लिए विश्रामालय की व्यवस्था नहीं है हाईवे पर। कहीं ट्रक ड्राइवरों के लिए भोजनालय की व्यवस्था नहीं है हमारे नेशनल हाईवे पर। कहीं ट्रक ड्राइवरों के लिए टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है हमारे नेशनल हाईवे पर। लेकिन टैक्स हमारी सरकार सबसे द्वारा हमारे ट्रक मालिकों से वसूलती है। इन सब के बावजूद हमारा ट्रक व्यवसाय सरकार को पूर्णतः सपोर्ट करता चला आया है। लेकिन सरकार की यह तानाशाही अब हमारे ट्रक ड्राइवरों के, हमारे देशवासियों के, ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों के गले की फांस बन रहा है। और हम यह गले की फांस हो सकता है हमारी सरकार को उसकी तानाशाही पर विराम भी लगाने के लिए पर्याप्त बन जाए। इससे पहले हमारी सरकार को चाहिए कि अपने द्वारा पारित इस कानून पर विचार विमर्श कर ट्रक चालकों के हित को ध्यान में रख करके नियम कानून पेश किया जाए, उनकी सुख सुविधाओं का ख्याल रखा जाए। हर 100 किलोमीटर के दायरे में नहीं, हर 200 किलोमीटर के दायरे में मिनिमम एक विश्रामालय, एक पार्किंग की व्यवस्था तो होनी चाहिए, जहां ट्रक ड्राइवर रात में थकान होने पर सुरक्षित महसूस करके सो तो सके, तब जाकर के नींद में हमारा ट्रक ड्राइवर गाड़ी नहीं चलाएगा। हर आदमी अपनी जान को जान से प्यारा समझता है, जान को अनमोल समझता है। कोई भी जान करके एक्सीडेंट नहीं करता है मेरे साथियों। और खासकर छोटे वाहन चालकों को जागरूक करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा बड़ा ट्रक ड्राइवर जो है, मैं सच्चाई को उजागर कर रहा हूँ, छोटे ट्रक वाहन चालकों को अन्यथा लेने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें ट्रैफिक नियमों को जागरूक का पालन कराने की आवश्यकता है। ट्रैफिक नियमों से जागरूक कराने की आवश्यकता है। इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए सिर्फ तानाशाही नियम बनाने से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। मेरे साथियों, एक बार पुनः भारतीय सर्वधर्म पार्टी परिवार आप सभी के आर्थिक, मानसिक
और शारीरिक सहयोग की आकांक्षी। जय हिंद, जय भारत।